चलिए, क्वेश्चन में क्या कहता है, वाई ऑन अ हाउस इन दिल्ली, दिल्ली में घर है, हुज म्युनिसिपल वैल्यू यानी एमवी दे रखा है, फेयर रेंट यानी आस पड़ोस का, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20-21 हाउस रिमेन वेकेंट, कुछ दिनों तक सर खाली रहा, 1/4/2020 से लेके 30/6/2020 तक, इट वॉज लेट आउट, एक साथ से कर दिया मिस्टर ए को, फॉर रेजिडेंशियल पर्पस मंथली रेंट इतने का होगा, और कहता है वाई, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2009 में, वाई इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कुछ खर्चे उसके हुए हैं, कहता है म्युनिसिपल यानी साधारण सा, अभी तक मुझे पता चल रहा है सर एक ही घर की बात कर रहा है, तो एक घर का तो हम फटाफट से फॉर्मेट बना ही लेते हैं, एक घर में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बस आप कैलकुलेटर हर बच्चों के पास होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा, हर एक बच्चों के पास कैलकुलेटर हो, सो दैट मैं आपको, और कुछ बच्चे नए जो ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि डेली बच्चे एनरोल होते हैं, तो वो कंफ्यूज होते हैं सर कि हमें कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा, उन बच्चों को एक ही बात कहूंगा कि आप इस चैप्टर में तभी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जबकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट कर लें। ऊपर क्या लिखेंगे हम, इनकम फ्रॉम IHP फॉर मिस्टर वाई, तो जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं उनको पहले बेसिक कंसेप्ट करना होगा, और बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ फिर ये हाउस प्रॉपर्टी स्टार्टिंग से करेंगे तब समझ में आएगा, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर एंडिंग में चल रहा है, ठीक है। चलिए सर, सवाल में कहता है सर हम आपको एमवी दे रहे हैं, एमवी दिया जा रहा है सर, एमवी कितने का दिया जा रहा है, 60,000। सवाल में कहता है हम आपको एफआर दे रहे हैं, एफआर कितने का दिया जा रहा है, 70,000। सवाल में एसआर का डिस्कशन कहीं नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल, नील नहीं लिखना, एफआर मतलब फेयर रेंट, तो सर यहां पे एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा हमारा, देखो कितना आसान सवाल है, आप फटाफट से बता दोगे सर एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा 70,000। अब बात करते हैं ARRR, देखो 10-10 मिनट के सवाल होते हैं, 10 मिनट से कम भी टाइम लगता है इनफैक्ट, और 10 नंबर का सवाल आता है हाउस प्रॉपर्टी, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हमें कौन सा करना चाहिए, तो मैं बच्चों को हर बार बोलता हूँ भैया हाउस प्रॉपर्टी का सवाल हमेशा से आसान आता है, फटाफट निपटा लो करके मार्क्स स्कोर कर लोगे जल्दी से। सैलरी के सवाल में लेंदी पड़ता है, आपने देखा भी पिछली बार कितने सारे क्वेश्चंस किए, उसमें टाइम टेकिंग है, सो दैट पहले आप इसको निपटा लो। कहता है म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है, ठीक है सर, थ्रू ड्यू वर 25,000, कहता है म्युनिसिपल टैक्स 18,000 रुपए और ड्यू अभी 25 है, तो भैया जो पेड किया। रिपेयर किसी काम का नहीं सर, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम किसी काम का नहीं, इन सब के बदले कुछ मिलता है हमें 30%, ये किसी काम का, देख रहे हो एग्जामिनर किस तरीके से इसमें फालतू फालतू के पॉइंट डाल रहा है, ये भी किसी काम का नहीं। नीचे कहता है लोन वगैरह लिया है, उस लोन का रीपेमेंट की बात कर रहा है। कहता है सर घर हमारा ना अप्रैल से लेके 30/6 तक खाली था, उसके बाद 7500 रुपये किराए पे चढ़ा, तो सीधी सीधी सी बात है सर 7500 रुपये किराए पे चढ़ा तो कितने महीने किराए पे रहा आपका, पूरे पूरे 9 मंथ, तो 9 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आता है बता, हाँ फर्स्ट एक सेकेंड, ओके, हाँ जी थोड़ा वॉइस कट हो गया था, एक थोड़ा सा, आवाज हर किसी को आ रही है बता दीजिए, वॉइस हर किसी के पास प्रॉपर है कि नहीं है ये भी मुझे बता दे फटाफट से,
क्योंकि मैंने बीच में वॉइस कट कर दिया था थोड़ा सा। यस आ रही है, बस 2 मिनट दीजिए सवाल के बीच में। यस सर, ठीक है, डन। मैं बात कर रहा था सर इसको मल्टीप्लाई करने की। मल्टीप्लाई करके बच्चों ने जवाब दिया सर 67,500। अब यहां पे सबसे बड़ी समस्या हायर ले या लोअर। तो मैंने बताया था कि इमेजिनरी मानो 12 महीने किराए पे हो, तो अगर 7500 रुपए के हिसाब से 12 महीने किराए पे हो तो कितना बनता है? क्या 70,000 से ज्यादा बन रहा है? यानी हम झूठ नहीं बोल रहे। तो इसका मतलब अब लोअर लिया जाएगा। यानी सिंपल से बहुत सिंपल बात है सर, जो जीएबी ले लो ना आप, वो जीएबी ले लो आप। समझ में आई बात आपको? सर माइनस एमटी कर दो। म्युनिसिपल टैक्स 18,000 माइनस करेंगे। सर क्यों म्युनिसिपल टैक्स 18? क्यों? दूसरा भी तो वो ड्यू है। माइनस करेंगे जीएबी आ जाएगा। कितना आसान सवाल है। कितने? माइनस कर देंगे 24 और माइनस कर देंगे 24 इन केस अगर है हमारे पास तो सर यहां पे क्या आता है बताओ? 24 14,850। तो देखो कैलकुलेटर आपके पास है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम में बड़ा कैलकुलेशन आ जाए छोटा आ जाए। आपके लिए फटाफट से क्या करें, आपके लिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और इंटरेस्ट जो सबसे बड़ी टेंशन लगती है बच्चों को, लेकिन है नहीं। कहता है ही टुक अ लोन। क्वेश्चन में क्या कहता है? ही टुक अ लोन, उसने लोन लिया कितने का? 5 लाख रुपए का 10%, 1/4/2015। यानी सर 1/4/2015 को उसने लोन ले लिया है। सर 1/4/2015 को लोन कितने का लिया है सर? सर इसने जो लोन लिया है ना वो लिया है कितने का? 5 लाख का, और वो भी एट द रेट ऑफ 10%। कोई बात नहीं। एंड हाउस वॉज कंप्लीटेड 31/3/2017। घर, सॉरी 31/7/2017। तो बट ऑब्वियस सी बात है जैसे ही मेरा घर कंप्लीट हुआ होगा 31/7/2017 में, तो 2017 में यानी हमारा ये ईयर बनता है 2017 और 18। तो 2017-18 जो हमारा साल रहा होगा उसके अंदर तो मैंने क्लेम कर लिया होगा 24B का डिडक्शन का। तो हमें इससे पहले वाले ईयर को क्या मानना है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। चलिए आगे क्या कहता है? ही टुक फर्दर लोन 1 लाख का 11% इंटरेस्ट टू मेक फर्दर एडिशन हाउस 1/1/2018। सर इसने तो एक और लोन ले लिया, एक लोन से तो निपट नहीं रहे थे, इसने दूसरा लोन भी ले लिया। लोन नंबर 2। कब लिया इसने लोन? सर लोन लिया इसने 1/1/2000 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, किसके लिए लिया? अनदर हाउस के लिए लिया सर। इसने लोन ले लिया अनदर हाउस के लिए, और कितने रुपए का बोला गया सर? 1 लाख रुपए का इसने लोन ले लिया, और वो भी एट द रेट, अब इस बार महंगा ले लिया, टू मेक फर्दर एडिशन हाउस। नन ऑफ द लोन रीपेड, अभी तक कोई घर हमारा रीपे नहीं हुआ है। कंप्यूट इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा था लोन कितना भी ले लो आप, सब इंटरेस्ट आपको अलाउड है, चाहे 2 लोन लो चाहे 4 लोन लो, उसका ब्याज अलाउड है, पेनल्टी वगैरह अलाउड नहीं है। तो हम पहले वाले से निपट लेते हैं। कौन बच्चा बताएगा कि यहां से यहां तक, यानी सर यहां से यहां तक एक डेट लिख देते हैं आपके लिए सर, 31/3/2017, ये कितने महीने हो जाते हैं? पूरे 24 महीने। यानी सर पीसीपी हो गए आपके 24 मंथ। अब बात करते हैं लोन रीपेमेंट नहीं किया, हमें काम काज कब के लिए करना है? 21-22 के लिए करना है सर। 21-22 असेसमेंट ईयर है, यानी पीवाई हमारा क्या होगा? 20 और 21। मैंने नए 10 ईयर जल्दी में बनाया तो कैपिटल गेन के अंदर सारे डेट चेंज कर दिए, बस इसमें नहीं किया। मैंने सोचा अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपको
सारे सवालों में 21-22 देखने को मिलेगा। अब 20-21 के लिए बनाना है, तो सर 20-21 हमारा कौन सा ईयर माना जाएगा? हमें एक बात ये भी चेक करना है कि 17-18 को हमने क्लेम लिया, 17-18 से हमें पीसीपी का डिडक्शन आगे कितने सालों तक मिल रहा है? तो 17-18 के बाद 18-19, एक 17-18 में मिलेगा, एक 18-19 में, और एक 20-21, मतलब है हमारे पास यहाँ पे पीसीबी जो हमारा है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला भी मिलने वाला है ब्याज, और करंट ईयर वाला भी ब्याज डिडक्शन के लिए अवेलेबल होगा। तो सर पीसीपी का इंटरेस्ट निकाल दें, ये लीजिए आपके लिए मैं निकाल देता हूं पीसीपी का, इसको थोड़ा सा नीचे करके आपके लिए पीसीपी का इंटरेस्ट निकालें, तो ये आएगा सर 50,000, 5 लाख गुणा में 10% इंटू में 24 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 1/5। तो क्या आ गया, जल्दी जल्दी बता दीजिए? 20,000 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और करंट ईयर का सर निकालोगे तो 5 लाख का सर करंट ईयर का 10% निकालते हो तो करंट ईयर का कितना आएगा? पहले ये बात समझिए सर, ये एक लोन का हिसाब किताब खत्म किया, एक लोन से हमारा इंटरेस्ट कितना बन रहा है 24B में? सर 20,000 और 50,000, 70,000। सवाल समझ में आया? 70,000 कैसे? 20,000 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला और 50,000 रुपए आपका करंट ईयर का, क्योंकि क्वेश्चन में लाइन दे देता है नन ऑफ द लोन रीपेड, और मैंने वैसे ही बोला ये लाइन नहीं देता तो क्या मानोगे, कोई लोन रीपेमेंट नहीं हुआ है सर। अब दूसरे लोन का हिसाब किताब, एक 18 में घर कंप्लीट वगैरह हुआ नहीं कुछ, यहाँ पे तो पीसीपी का कोई कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा, क्योंकि 2018 में कहता है ही टुक अ फर्दर लोन 1 लाख रुपए 11% इंटरेस्ट टू मेक फर्दर एडिशन इन द हाउस। हाउस बन चुका है, हाउस के अंदर कुछ एडिशन के लिए, तो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कोई सवाल खड़ा होगा? मैं जाऊंगा रिटर्न फाइल करने के लिए सरकार के पास, सरकार बोलेगा भैया रिटर्न फाइल कर रहा है, घर है क्या? मैंने बोला घर है, बस 1-2 दीवार डलवा रहे हैं, चेक चेक कर सकते हो, तो मुझे तो हर साल डिडक्शन मिलेगा। यानी सर यहाँ पे पीसीपी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ कौन सा आएगा, करंट। और करंट ईयर का अगर देखा जाए 1 लाख रुपए पे कितने परसेंट? 11% का ब्याज है, तो कितने आ जाएंगे? तो सर 11,000 और जोड़ दें तो कितना ब्याज आ गया? क्या 81,000 रुपए माइनस कर सकते हैं? सर माइनस कर सकते हैं, तो आपका आईएचपी आ जाता है यहाँ पे, माइनस करके फटाफट से जवाब दे दीजिए, सवाल हो जाता है खत्म। कितने? 35। ये सर लॉस है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बच्चों ने जवाब भी दे दिया, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। किसी को दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? मेरा देखो मेन पर्पस ये जीएबी लोअर हायर ये तो आप सीख चुके हो, मेजर क्या है, फोकस्ड आपका इंटरेस्ट पे करना। अगर जहां इंटरेस्ट आए तो चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं फिर तो। क्लियर? किसी बच्चे को डाउट? जितने बच्चे लाइव में, किसी को डाउट? अदिति का बिल्कुल सही जवाब, हर्षित का भी सही जवाब, राम नारायण का भी सही जवाब, निधि का भी सही जवाब। नो, खुशी का कहना है कोई डाउट नहीं। अगले सवाल पे चले, चलिए सर। अनरिलाइज रेंट का क्या रोल होगा, बच्चे का पूछना है रमन का। तो अभी अनरिलाइज रेंट आज आज अभी अभी 1 घंटे का इंतजार करिए, आपको सारा पता चल जाएगा धीरे धीरे। अनरिलाइज रेंट इसके बाद हम करने वाले हैं, ठीक है ना। एक और सवाल आपके सामने कर लिया जाए, क्योंकि जब तक हमें कुछ सवालों से बिल्कुल पक्का नहीं हो जाता इंटरेस्ट वाले पॉइंट में, मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल, आप देख रहे हो ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, और हाउस प्रॉपर्टी में एग्जामिनर सोचता है क्या दूं बच्चों को करने के लिए, क्या दूं बच्चों को करने के लिए जिससे कि सवाल रुक जाए। तो बस एक ही चीज नजर आता है उनको, इंटरेस्ट। इसलिए हर सवाल में वो घुमा फिरा के इंटरेस्ट देगा। चलिए सर आ जाते हैं।
कहता है मिस्टर एक्स है ऑन अ हाउस म्युनिसिपल वैल्यू 75 रेंट, फेयर रेंट 90 का ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस ईयर यूज ऑन रेजिडेंस। जून के लिए ये खुद रहता है, लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस जुलाई से। यानी सर ये कॉन्सेप्ट कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको। बोलता है जून तक हम खुद रह लेते हैं, बाकी हम क्या दे देते हैं, रेंट पे। तो कौन सा वाला केस याद आया हमने करा था, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड और पार्टली लेट आउट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम में कुछ चीजें डिवाइड नहीं होता, जब एरिया होता है तो सब चीजों को डिवाइड करते हैं। सर आगे कहता है क्वेश्चन में, ही इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस। बोलता है म्युनिसिपल टैक्सेस, ठीक है सर। फायर इंश्योरेंस बस किसी काम का नहीं, रिपेयर किसी काम का नहीं। मुद्दे की बात आ गई लोन। कहता है लोन टेकन 1 अप्रैल 2017 को लिया गया, कंस्ट्रक्शन हाउस कंप्लीटेड हो गया 19 में जाके सर। उसके बाद कहता है नो पार्ट लोन हैज बीन रीपेड, अभी तक नहीं पेड किया। फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखो कितना आसान सवाल, ये भी पेपर में आया हुआ है। तो एमवी सर, क्वेश्चन में एमवी कितना दे रखा है, 75,000। सर क्वेश्चन में एफआर भी दे रखा है 90,000 रुपए। मैंने फॉर्मेट लगता है ज्यादा बड़ा बना लिया। स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल, आपको पता है सर एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा कितने का, 90,000 रुपए का। सर ARRR चेक कर लेंगे। सर ARRR कितने का किराए पे दिया इसने, 8,000 या 9,000, 8,000। 8,000 के हिसाब से कहता है सर मैं खुद रह रहा हूं इसमें, और कब से कब तक रहता हूं मैं, जून तक, यानी अप्रैल मई और जून, बाकी 9 महीने तक यहां पे था। तो कितने आ जाएंगे, 72,000 रुपए। ठीक है सर। अब इसके बाद हमारा म्युनिसिपल टैक्स, अब जीएबी। जीएबी क्या आएगा इसमें बताइए, क्या यहां वेकेंसी का केस है क्या, नहीं है। वो वेकेंसी में हायर लोअर वाला कॉन्सेप्ट बदल जाता था। कई बार क्या ले लेते थे सर हम, वेकेंसी में हम ले लेते थे कई बार लोअर वाला केस। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे दैट इज नॉट अ वेकेंसी, ये वैकेंसी का तो हमारा पार्ट है ही नहीं सर, ठीक है ना, हमारा वैकेंसी का पार्ट ये नहीं है। तो नॉर्मली हमारा दे रखा है यहाँ पे 9 महीने होंगे 8 महीने होंगे, एक बार ये चेक करो। 8,000 इंटू में 9, 9 बनेंगे 10। कहता है ऑन रेजिडेंस अप टू जून, 8 ही बनेंगे। नहीं 8 कैसे बनेंगे भाई, आप तो कम कर रहे हो। एक मिनट चेक कर लेते हैं, मैंने क्वेश्चन में कुछ गलत तो नहीं टाइप किया है। नहीं ठीक है, ठीक है 9 मंथ बनेंगे। तो सर यहां पे देखा जाए तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा हायर लेना, अगर वैकेंसी का केस होता है तब लोअर लेते हैं, और जो भी डिपेंड करता है। अगर वैकेंसी का केस नहीं है तो भैया हायर ही चलेगा, तो जीएबी हायर आ जाएगा 90,000। इन बातों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन करता है बच्चों को। तो मेरी पिछले वीडियो को और इस वाले वीडियो को बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर माइनस में एमटी, सर एमटी कितने का है, एमटी 9,000 का। कहाँ की चाबी, मेरे पास नहीं है इसके। तो सर ये आ जाएगा, माइनस करें 81, ये क्या आ गया सर, एनएवी आ गया। माइनस करो 24A, फिर सर माइनस करो 24B। अब 24A कितना आएगा सर, 30%, जो 24,300। अब सबसे मेन पार्ट जो एग्जामिनर जानना चाहता है, और मैं भी चाहता हूं हर सवाल में ये पूछा जाए, ताकि बच्चा कम से कम तो थोड़ा कंसंट्रेट होके पढ़े इस चैप्टर को। कहता है सर मैंने एक लोन लिया अप्रैल 17 में, कब लिया, 1/4/2017 में मैंने एक लोन ले लिया। कोई बात नहीं, कितने रुपए का लोन लिया ये मुद्दा है। सर इसने लोन ले लिया 2 लाख रुपए का। सर 2 लाख का लोन तो ले लिया। कहता है हाउस कंस्ट्रक्ट 31/5/2019,
सर 2019 में हमारा घर बनके तैयार हो गया, कब? 31/5/2019। तो जिस साल घर बनके तैयार हुआ है वो वाला ईयर रहा होगा 19, यानी सर 19-20 में तो हमने क्लेम कर लिया होगा, 19-20 में हमने क्लेम कर लिया होगा। तो पीसीपी की अगर बात करें तो हमारा पीसीपी काउंटेबल जो होगा वो होगा 31/3/2018 या 19। यानी सर इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का पीसीपी का पार्ट माना जाएगा। सर हमारा करंट ईयर क्या है? सर करंट ईयर 19-20 है, जो कि चल ही रहा है, यही है 19-20 की बात कर रहे हैं। करंट ईयर में घर बना तो ये पीसीपी है, कितने महीने? 17। करंट ईयर 20, अच्छा हाँ करंट ईयर 20-21 होगा ये हमारा। करंट ईयर की अगर मैं बात करूं तो दैट इज करंट ईयर हमारा 20 और 21। ठीक है सर, यानी यहां के बाद तो हमने डिडक्शन लेना चालू किया होगा, इससे जस्ट बिफोर रहेगा। पहले ये बात आपको समझ में आया कि यहां से यहां काउंट करना है, तो 17 से 18 और 18 से 19 यानी कितने महीने? अगेन 24 महीने। एग्जामिनर आपको आसान आसान सवाल दे रहा है 24 महीने देके। अब सर लोन कितने का है? फटाफट निकाल लो, 2 लाख। और 2 लाख पे कितने परसेंट? 10/100 कितने? 24/12 कितने महीने? 1/5 कितने आ गए? सर 8,000 पीसीपी जिसका डिडक्शन मिलेगा, 8,000 जमा प्लस, और सर करंट ईयर का भी तो लेंगे। करंट ईयर का कितना लेंगे सर? 2 लाख पे सीधा सीधा 10%, दैट इज हमारा आ जाएगा 20,000। तो सर 20,000 ये आ गया, 28,000 रुपए टोटल आ गया। 700 क्यों? अच्छा माइनस माइनस करके 28,700, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो सर ये आ गया IHP। किसी को दिक्कत? देखो 2 सवाल कर लिए हमने फटाफट से, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी? पढ़ लेते हैं सर सवाल को, सारा सवाल करने में फिर आपको क्या करोगे। कहता है श्री आर ऑन 2 हाउस, हाँ यहां अलग हो गया, 2 घर है। ही फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 20-21। फर्स्ट हाउस, इट्स म्युनिसिपल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट एंड आपका कंट्रोलिंग एक्ट एप्लीकेबल, इट हैज बीन लेट आउट 3,000। ही मेड द फॉलोइंग पेमेंट, म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट करता है, रिपेयर सर किसी काम का नहीं, लैंड रेवेन्यू किसी काम का नहीं, लीगल एक्सपेंस इनकट गेटिंग हाउस वेकेटेड किसी काम का नहीं, ये सब किसी काम का नहीं है। एनुअल वैल्यू जो है, एनुअल वैल्यू भी, अच्छा थोड़ा नीचे कर दें, अरे चलिए सवाल को इसको नीचे, ठीक है। तो कहता है कि एनुअल वैल्यू जो है हमारा, एनुअल एज, सॉरी एनुअल चार्जेस, एनुअल चार्जेस दे रखा है सर किसी काम का नहीं। दिस हाउस रिमेन वेकेंट फॉर 2 महीने, 2 महीने के लिए सर ये खाली रहा। 9,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड, और 9,000 रिकवर नहीं किया जा सका। डिफॉल्टिंग टेनेंट, टेनेंट डिफॉल्टी से, दिस टेनेंट वॉज वेकेटेड हाउस, और इस टेनेंट ने घर को खाली भी कर दिया। द कंडीशन नंबर, रूल नंबर 4 सेटिस्फाइड। ओके सर। सेकंड हाउस, इट्स म्युनिसिपल वैल्यू, बहुत सारी बातें बोली है इसमें, नई नई अनजान जो हमने पहले नहीं देखा था उन सारी बातों का डिस्कस किया गया है। तो सर वो वक्त आ गया है कि आपको सेक्शन 25 समझा दिया जाए, सेक्शन 25 आपको समझा दिया जाए। अभी फटाफट से जो पूछ रहे थे अनरियलाइज रेंट या अरियर रेंट का वेट कर रहे थे, इसी सवाल में हम उसको खत्म करेंगे अलग से। बस मुझे फॉर्मेट बनाने दो, पहले मैं समझाऊंगा वो, देन हम आगे चलेंगे। चलिए सर, सेक्शन 25A आपका एरियर ऑफ रेंट या अनरियलाइज एंड एंड नहीं लिख के दूसरा है अनरियलाइज सर, इसका मतलब क्या है?
थोड़ा नीचे कर दें, ठीक है, 1 मिनट। अब मुझे जो है डिस्प्ले पे ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है। बच्चे कह रहे हैं सर ये दिखाई नहीं दे रहा, अभी देख लेते हैं। सभी को विजुअल क्लियर है, बता दीजिए मुझे। मुझे तो प्रॉपर दिख रहा है ये, कि आपको दिखना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा नीचे कर दें, पता नहीं क्यों। चलिए एनीवेज, हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम उस सवाल पे बैक आ जाएंगे जिस सवाल को हमने जहां पे छोड़ा था। सर क्या है कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन में सबसे पहले हम समझते हैं एरियर ऑफ रेंट। एरियर ऑफ रेंट मतलब होता है बाकी। बस आपने मीनिंग समझना है, और ऐसा कोई इंप्लीमेशन नहीं होगा हमारे इस क्वेश्चन में, या फिर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता इसका। आपने एक रेंट पे आपने रेंट पे कोई घर लिया, और सर ये जो घर लिया ना आपने, ये लिया 2010 में, और जब आपने लिया था इस मकान का किराया था 1000। 2010 में मकान सस्ते पे किराए पे मिल जाया करता था, और जो 1000 रुपए का आपका रेंट था उस टाइम, ना तो आपको दिक्कत ना ही मकान मालिक को दिक्कत। 2011 आया। अब जिस मकान में आप रह रहे हो, हर 2 महीने में आपका किराया बढ़ा दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट 1 साल में बढ़ाया जाए और 1 साल में डबल कर दिया जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक नियम के तहत हम 10% या 5% का एवरी ईयर इंक्रीमेंट लगाएंगे, या 2-3 साल बाद। सर मकान मालिक के साथ जो ये किराएदार है, इस किराएदार का मकान मालिक के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, तो मकान मालिक ने बोला चलो अच्छा है, एक ऐसा पर्सन हमारे मकान में रह रहा है जिसको कि हम जानते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, आ गया 2015। अब किराएदार ने अभी भी कितना पेमेंट कर रहा है? अब मकान मालिक की और किराएदार की दोस्ती थोड़ी जितनी अच्छी थी उतनी नहीं रहेगी। मकान मालिक सोचेगा यार 5 साल हो गए, मैंने बोला नहीं, तो उसको भी इंसानियत के नाते बढ़ा के देना चाहिए था किराया। किराएदार सोच रहा है यार बहुत अच्छा मकान मालिक है, ये हमसे किराया नहीं बढ़वा रहा। अब तो मकान मालिक ने एक बार बोल दिया यार देखो थोड़ा बहुत किराया उराया का देखो, तो किराएदार ने बोला ठीक है सर बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, मैं सोच ही रहा था आपको मैं बोल दूं, तो मैं आपका किराया 1200 रुपया कर देता हूं। और यही किराया चलता रहा, चलता रहा, आ गया 2020। अब 2020 के अंदर लॉकडाउन भी लग गया, और 1200 रुपये महीने का किराया, जो कि आप देखोगे बहुत कम है। शायद इस मकान को खाली करवा दे ये, तो कहीं 5000 रुपये इसको किराया मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है ना? जब ज्यादा दिन कोई भी किराए पे रह जाता है, तो मकान मालिक को दो डर, एक डर तो ये भी होता है कहीं कब्जा ना कर ले, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट इस पे बन चुके हैं। आधार कार्ड बन गया, राशन कार्ड बन गया, और भी बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि 10 साल जहाँ पे रहोगे तो वहाँ डॉक्यूमेंट तो बनाओगे ही ना, तो सारे डॉक्यूमेंट भी हमारे एड्रेस पे है, तो उसको ये भी टेंशन है। अब किराएदार भी यहाँ बंध चुका है। किराएदार इस मकान को छोड़ के नहीं जाना चाहता, बोलता है यार सारे डॉक्यूमेंट यहाँ हैं, मेरे सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो यहीं पे आएंगे, तो मैं कैसे टेकल करूंगा उसको। अब मकान मालिक ने 2020 के बाद, जैसे ही हमारा आया कोविड खत्म होने का ईयर 2022 में मकान मालिक ने बोला यार हम सोच रहे हैं मकान को बनवा लें।
बोला मकान को बनवाना है, अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। बोला नहीं, तुड़वा के बनवाएंगे हम तो। सर क्यों बनवाएंगे मकान को? कि सर इसलिए हम बनवाना चाहते हैं मकान को तुड़वा के, सो दैट के थोड़ा सा ठीक हो जाए, तो आप टूटेगा तो आपको जाना पड़ेगा अब तो। उसने बोला कि अभी देख लो एक आध, कितना कब का? बोला बस अभी 1-2 महीने में हम सोच रहे हैं तुड़वा लेते हैं। आप खाली कर दो फटाफट से। डायरेक्ट बोल नहीं सकते तो इनडायरेक्ट तो बोल सकते हैं। अब खाली करने को बोला गया, किसी ने किराएदार को बता दिया भैया ये मकान टूटने वाले नहीं है। आप गए थे जॉब पे, अपने ड्यूटी पे गए थे, पीछे से किराएदार को दिखाने के लिए लाया था, ये बोल रहा था 7,000 रुपये महीने किराया देगा इसको। आप निकलो और दूसरा किराएदार इसमें आ जाएगा। अब ये बात हमारे जो टेनेंट है, टेनेंट को पता चल गई ये बात, और ये ऑनर है। भाई टेनेंट ने बोला मालिक से, देखिए भाई साहब मैं जानता हूं कि किराया बहुत कम है 1,200 रुपये, मैं खुद इसको बढ़ा देता हूं, और ऐसी बात नहीं है, चलिए मैं आपका ये किराया बढ़ा देता हूँ, और मैं खाली अभी तो नहीं कर सकता, सारे डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं, आप पहले मुझे बता देते। मुझे पता लगा कि किसी किराएदार को आपने दिखाया था, किसी टेनेंट को लाए और दिखाया। मकान मालिक ने बोला हाँ वो था, सोचे बनाए ना बनाए, कंफ्यूजन है थोड़ी सी, तो चलो ठीक है किराया बढ़ा देते हैं। मकान मालिक ने बोला ठीक है सर किराया बढ़ा देते हैं। इसने बोला ठीक है, अब 1,200 रुपये दे रहे हैं, हम 3,000 रुपये किराए कर देते हैं, आप भी मेरी मजबूरी को थोड़ा समझिए, 3,000 ठीक है। अब मकान मालिक को मिल रहा था कितना? बोला भैया देखो 3,000 रुपये कर रहे हो, चलो मैं मान लेता हूँ 3,000 रुपये कर रहे हो, लेकिन आप सोचो कितने दिन से रह रहे हो। ये 3,000 रुपये, एक काम करो ना, अब 2022 में है ना, आप एक काम करो 2017 से मेरे को 3,000 रुपये गिन के दे दो किराया, यानी 2017 से 3-3 काउंट करो। आप 17 में पता है कितना दे रहे थे? 17 में दे रहे थे 1,200, तो 1800 रुपये वो भी दो मुझे, यानी 17 में 1800 इंटू में 12, 17 18 में फिर से 1800 इंटू में 12, क्योंकि मैं 1,200 तो दे ही रहा हूं। इसने बोला बैक डेट से किराया बढ़ाएंगे हम आपका, यानी अभी से नहीं बढ़ाने वाले, आपका बैक डेट से बढ़ाएंगे। अगर ऐसा आप कर सकते हैं, हमें पैसे की भी जरूरत है, नहीं तो दूसरा किराएदार 7,000 दे रहा है तो वो कम कर लेते हैं। अब भाई किराएदार ने मजबूरन आके, इस मकान मालिक ने अपना हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो फाइल किया होगा 2017 में, तो वहां पे उसने क्या दिखाया होगा? ARRR 1,200 रुपये इंटू में 12, 14,000। लेकिन 22 के अंदर आते ही उसको पिछला भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलने जा रहा है, तो इसे बोलते हैं एरियर ऑफ रेंट। एरियर का मतलब होता है कि हम रेंट का तो रिसीव करेंगे, लेकिन रिसीव करेंगे हम बैक डेट से बढ़ा हुआ। तो मान के चलो करंट ईयर का तो इसको कितना मिलेगा सर? 3,000 इंटू में 12 मिलने वाला है करंट ईयर का 36,000, और यहां पे कुछ लास्ट ईयर के भी इंक्रीमेंटल मिलेगा। कितना मिलेगा सर? आप गिन सकते हो, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 में तो बढ़ ही गया 21 तक, तो 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल, तो 5 साल यानी 1800 इंटू में 5 इंटू में, दैट इज ह्यूज अमाउंट। समझ रहे हो इसको? क्या मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो जब ये मिलेगा इसको, तो सर ये भी हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट माना जाएगा। गवर्नमेंट कहता है मान लो आप पहले ही रेंट बढ़ावा लेते तो 30% का डिडक्शन लेते, तो अभी भी आपका जो भी बनता है फटाफट से कैलकुलेट करके बता दो, तो मैं एक एग्जांपल में इसी को कवर कर लेता हूं। मुझे एक बार टोटल करके बता दो तो मैं इसका जीएबी वगैरह निकाल देता हूं एक बार। तो सर इसका आ जाएगा, एनएवी आ गया सर, एनएवी मान लेते हैं इसका 36,000 है। अब 24A भी लग गया, 24B भी लग गया। सर है नहीं कुछ 24A, 30% माइनस करिए तो कितना आएगा सर? 30% माइनस करके दिखाइए 36,000 का, 10,000 ये माइनस हो गया। सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया, फटाफट बताइए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितने? 25,200। सर अब इसमें ऐड कर देंगे अन एरियर रेंट, अब ऐड कर देंगे एरियर रेंट। ऐसा कोई नहीं है कि एरियर रेंट सबसे लास्ट में, कहीं भी मिड में ऐड हो सकता है, लेकिन सबसे लास्ट में ऐड करना ठीक रहेगा। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है ये? 2,16,000, देख रहे हो?
24 की जगह 12। अच्छा ये 12 होगा। 1 लाख, चलिए सर 1,08,000 आपने बता दिया, हमने लिख दिया 1,08,000। तो सर 1,08,000 डायरेक्ट नहीं जोड़ना, 1,08,000 का या तो आप ले लीजिए 70%, या पहले इसमें से 30% घटा दीजिए, क्योंकि इस 30% के बेनिफिट के आप हकदार हैं, और फिर आप ऐड कर दीजिए। तो कितना आएगा? 70% बोलूंगा तो कुछ बच्चे पूछने लगेंगे 70 कहाँ से आया। मैं पहले इसको ऐसे करना चाहता हूँ, इस सब हटा देते हैं, यहाँ से हटाओ। मैं इसको करना चाहता हूँ, कितना आ गया? 1,08,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन फिर से मिल जाएगा 30%। बताइए कि हाँ 30% माइनस करने के बाद बता दो। बताइए। और सर अब इसको जो ऐड करेंगे वो आ जाएगा IHP। तो कहने का मतलब है सेक्शन 25A में कहा गया कि अगर कोई किराए मकान मालिक अपना पिछला रेंट, एरियर ऑफ रेंट को रिकवर करता है करंट ईयर में, तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम का पार्ट है। यानी इससे एक बात प्रूफ हो जाता है, आपके पास घर हो चाहे आपके पास घर ना हो, तब भी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जनरेट किया जा सकता है। घर ना होने का मतलब, मान लेते हैं कि किराएदार जो था ये मेरा एक, अब मैं अगले पॉइंट पे आऊंगा, अनरियलाइज रेंट वाले पे आऊंगा, तब मैं बात करूंगा उसकी। अभी जो मैंने बोला है ना अभी क्लियर हो जाएगा। पहले यहां तक आप देखो, ये क्लियर हुआ क्या आपको? क्लियर हुआ यहां तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी समझ में आ गया? कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे पूरे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी एरियर रेंट है फटाफट 30% माइनस करके ऐड कर दीजिए, बस खत्म। थ्योरी आता है कि भैया एरियर ऑफ रेंट क्या होता है, तो एरियर ऑफ रेंट वो होता है जो बैक डेट का मुझे पैसा नहीं मिला है, वो ड्यूरिंग द करंट ईयर में हम रिसीव करते हैं, उसमें से 30% माइनस करके ऐड ऑन कर देते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। बस यही लॉ के अंदर लिखा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा। ये समझ में आ गया? अब अगले पॉइंट पे चलते हैं सर। अगला पॉइंट है हमारा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, मतलब एरियर ऑफ रेंट से थोड़ा भारी पॉइंट बनता है ये हमारा। दोनों को पहले दोनों के अलग अलग सेक्शन हुआ करते थे, लेकिन फिर बाद में मर्ज करके एक सेक्शन बना दिया गया, भाई 24A में ही डाल दो दोनों को, 25A में। तो सर अनरियलाइज रेंट की बात कर रहे हैं। अनरियलाइज रेंट क्या होता है एक बार समझ लीजिए आप। अनरियलाइज रेंट, देखिए ये मकान है और इस मकान के अंदर किराएदार है। ठीक है, इस मकान के अंदर कौन है? किराएदार। और ये है मकान मालिक, ये है मकान मालिक। अब ये जो किराएदार है ये रेंट पे ही रहेगा। ये 5,000 रुपये महीने के रेंट पे रह रहा है। अब हुआ ये कि मकान मालिक जब भी जाता है किराएदार से पैसे मांगने के लिए कि भैया मेरा रेंट दे दो, किराएदार मना कर देता है, बोलता अभी नहीं, अगले महीने दे देंगे, अभी है नहीं। फिर से ये मांगने आया, बोला अभी नहीं है, अगले महीने दे देंगे। मतलब अभी इसके पास पैसे है नहीं और ये दे नहीं पा रहा। अब फिर से ये मांगने आता है इससे किराया, भैया किराया दे दो। ये अगेन कहता है मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास रेंट का पैसा नहीं है, नौकरी लगने दो, मैं आपको दे दूंगा। यानी इसके ऊपर मान लेते हैं 6 महीने का पिछला किराया बाकी था, जो कि था हमारा 30,000 रुपये। अब जब ये किराया मांगने के लिए गया तो पता चला घर खाली है। क्या पता चला? घर, रातों रात किराएदार ने घर खाली करके चले गए। अब इसका ये 30,000, अब इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि भैया तुम्हें हम तो टैक्स लेंगे आपसे। इनकम टैक्स की जब ये रिटर्न फाइल करने जाएगा तो रिटर्न फाइल करने में लिखेगा सर NAV है मेरा 5,000 इंटू में 12, दैट इज
60,000 रुपए। कितने? लेकिन ये बोलेगा सर मकान किराएदार ने पैसे ही नहीं दिए मुझे 6 महीने के। अगर इनकम टैक्स इसको बड़ी आसानी से मान ले, ठीक है भाई नहीं दिए तो कोई काम कर, तू 12 से मत मल्टीप्लाई कर, तू मल्टीप्लाई कर दे किससे? अगर इतनी साधारण सी बात है, हटा यार इसे, हम तेरी बात मान लेते हैं। अगर इतनी आसानी बात होती तो सभी मकान मालिक पहुंच जाते। किराएदार पैसे नहीं दे रहे, किराएदार पैसे नहीं दे रहे, किराएदार चला गया, बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे, और इनकम को क्या कर देते वो? जीरो कर देते ना अपने इनकम को जीरो। वो गवर्नमेंट यहां पे लेके आई 25A, और इसके साथ बोला भैया 25A अनरियलाइज रेंट का बेनिफिट लेना चाहते हो तो रूल नंबर 4 जो इनकम टैक्स का है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। रूल क्या होता है सर? रूल का मतलब होता है कुछ सेक्शन में कुछ बातें अगर छूट गई है, क्लियरिटी नहीं है, तो रूल के अंदर उसे क्लियरिटी कर दिया जाता है। रूल नंबर 4 लिखा है, बोला भैया तुम यहाँ पे 6 से हम मल्टीप्लाई करने देंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हैं, वो बातों को फुलफिल करना पड़ेगा और अपने इनकम टैक्स ऑफिसर को इस बात से सहमति देनी पड़ेगी पूरा। पहला नंबर 1, आपने रिकवर करने का पूरा कोशिश किया हो, प्रूफ चाहिए। सर प्रूफ क्या देंगे रिकवर करने का? FIR की कॉपी लाओ, आपका किराया लेके गया ना वो, रेंट एग्रीमेंट बनाया होगा, रेंट नहीं मिला, FIR की कॉपी करो। नंबर 2, किराएदार उस मकान में तो नहीं रह रहा अब। सर ये बात दूसरी समझ में नहीं आया, किराएदार उस मकान में अगर रह रहा होगा तो हम तो रिकवरी कर लेंगे। अब यहां कंडीशन बदल भी सकता है। 6 महीने का 30,000 आ गया, मकान मालिक गया भैया किराया दे जल्दी दे, उसने गन रखा सामने, बोला क्या बोल रहे थे? उसने बोला नहीं नहीं बस किराया था पिछला, ही मांगने आया था। कोई बात नहीं, नहीं दे रहे कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। यानी किराएदार इसी मकान में रह रहा है, और ऐसा भी पॉसिबल है रह भी रहा है लेकिन किराया नहीं दे रहा। यूपी में बहुत हुआ है ऐसा। ऐसा ही है, बताओ। तो ये दिक्कत हो सकता है। रूल नंबर 2, जो टेनेंट है, टेनेंट सर इस मकान में नहीं रहना चाहिए, नहीं अगर रह रहा है मकान के अंदर तो FIR करो, पुलिस को बुलाओ। आपने सारी कोशिश कर ली हो, सारी कोशिश का मतलब आपने यहां पे सारा का सारा क्या किया हो, उसको मतलब के गुंडों से पिटवाने की कोशिश कर लिया हो, आपने उससे पैसे रिकवर करने का मतलब हर एफर्ट लगा दिया हो, और सारी बातें इनकम टैक्स ऑफिसर को समझाओ, और इनकम टैक्स ऑफिसर हर किसी का प्रूफ लिखेगा और उसे लगेगा कि अब आप सच बोल रहे हो, तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करने देगा। नहीं तो बोलेगा भैया तुमने रूल नंबर 4 नहीं सेटिस्फाई किया, हम नहीं मानते कि आपका घर का किराया नहीं मिला होगा। तो सर अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है कि आपके मकान के अंदर किराएदार ने आपके पैसे, दैट इज अनरियलाइज रेंट। एरियर में क्या था? मिल गए, वो कौन से? पिछले आके मिल गए। अब अनरियलाइज रेंट के अंदर आपने अभी तो सब कुछ रूल नंबर 4 सेटिस्फाई कर दिया, तो अब आपका NAV क्या होगा? कायदे से देखा जाए तो NAV होगा सर 5,000 इंटू में 6, मैंने रूल नंबर सेटिस्फाई किया है, इनकम टैक्स ऑफिसर को बोला भैया 6 महीने तक मैंने किराए पे रखा, 6 महीने के तो किराया लेके भाग गया किराएदार, इसका क्या करें? इनकम टैक्स ने बोला ठीक है आप इसी के ऊपर टैक्स दो, यहीं पे लगेगा 24A और यहीं पे लगेगा 24B। ये बात थी 2020 की, लॉकडाउन की। 2022 आया, 2022 आया, और 22 के अंदर इसका फिर से यही मकान पूरा दूसरे किराएदार को दे रखा है, उसने 12 के हिसाब से पूरे 60,000 रुपए दिए, जो कि क्या बना सर हमारा NAB। जैसे ही 2022 आया, नए किराएदार है भैया, वो तो दे ही रहा है किराया, ये पुराना वाला भी लौट के आ गया, बोलता है भाई साहब किराए पे मिल जाएगा क्या? उसने बोला अरे किराए पे मिलेगा वो तो बाद में है, पहले वो जो पुराने पैसे दे। हाँ वो तो मैं दूंगा, वो तो मेरे पास मजबूरी थी, आप बार बार बोल रहे थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो अब मैं कैसे मना करता, ये लो अपने 30,000। यानी 30,000 मिल गया सर 2022 में। 2022 के अंदर तो हम IHP ये फाइल करने वाले थे, 24A का छोड़ो डिडक्शन, अभी हम 60,000 फाइल करने वाले थे, लेकिन हमारा क्या हुआ? पैसा
दैट इज अनरियलाइज रेंट रिकवर हो गया। अनरियलाइज रेंट क्या हो गया? तो गवर्नमेंट कहता है भैया रिकवर हुआ, पहले तो तुमने सारे रूल नंबर 4 दिखा दिए, लेकिन अब तो मिल गया, अब तो दो इस पे पैसा टैक्स। तो बोलता है अगर पहले तुम नहीं दिखाते तो हम तो आपसे पूरे 60 पे लेते तो 30% का बेनिफिट देते। अभी अगेन इसमें से हम क्या करेंगे सर, 30% सिर्फ माइनस कर देंगे, जो कि आ जाएगा हमारा 9,000 और 21,000 रुपए और एड ऑन कर से आपसे टैक्स ले लिया जाएगा। यानी जब कभी भी आपको अनरियलाइज रेंट मिलेगा तो सेम आपका एरियर ऑफ रेंट के जैसा ही होगा। देखो आप, इसलिए एक सेक्शन में मर्ज किया गया कि जब पैसा मिला आप क्या करिए, उसके अंदर ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद आप टू बी कंटिन्यू 30% माइनस करके टैक्स दीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर मान लो इनकम टैक्स ऑफिसर यहां पे नहीं उससे सहमत होता, एग्री नहीं करता, बोलता नहीं भैया तेरा सारा एफआईआर पता नहीं कहां से लिखवा के लिया, नहीं मानते, तेरे को तो टैक्स देना ही पड़ेगा। उसने बोला ऐसा थोड़ी होता, बोला ऐसा ही होता है, तेरे को देना पड़ेगा टैक्स, तुझे तो टैक्स देना पड़ेगा 60,000 रुपए पे। मजबूरन में उस मकान मालिक ने 60,000 पे दे दिया टैक्स, क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर पाया। अब 2022 में उसे मिल गया 30,000। तो मेरा सवाल यह है कि 2022 के अंदर क्या वो इस 30,000 पे दोबारा टैक्स देगा? नहीं देगा, क्योंकि वो पहले दे चुका है। तो अनरियलाइज रेंट पे आपको टैक्स तभी देना है जब आपको पहले बेनिफिट ना मिला हो। अगर आपने पहले पूरा पूरा टैक्स दिया है तब मिलेगा, रिकवरी होगा, तब तो आपको देना पड़ेगा। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, बोला जाता है कि घर का मालिक होना चाहिए, सेक्शन 22 याद दिलाता है। मान लेते हैं ये मकान मालिक ने 2020 के अंदर किराएदार के साथ इतना ज्यादा हैरेसमेंट किया, इसको इतनी बद्दुआ लगी, इसकी मकान ही बिक गई भाई, ये रोड पे आ गया। 2022 में घूम रहा है ये रोड पे, कुछ नहीं है इसके पास मकान। पुराना किराएदार लौट के आता है, बोलता है अरे भाई साहब आप यहाँ पे, मैं तो आपको किराया देने के लिए आया था। बोला अब क्या किराया, क्या कुछ बचा नहीं, सब बर्बाद हो गया। उसने बोला कोई बात नहीं, ये लो 30,000 रुपए, ये लो 30,000 रुपए। अब इसके पास घर है क्या? ये इनकम टैक्स में गया, इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला इधर आ, तेरे को 30,000 किराया मिला है, हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स भर। बोला सेक्शन 22 में कहता है कि घर नहीं तो किराया टैक्सेबल नहीं होगा, किराया सेक्शन 22 के हिसाब से नहीं। तो बोलता है सेक्शन 25A भी यही कहता है कि अगर अनरियलाइज रेंट हुआ तो घर नहीं देखेंगे, उसके ऊपर तुझे टैक्स। तो ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर किसी एसएससी के पास घर नहीं है और उसे रेंट रिसीव हुआ है तो क्या वो अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जाएगा? यस, अंडर द हेड ऑफ। क्योंकि सुनने में कई बार ऐसा लगता है अरे घर ही नहीं है, रेंट मिला है, पहली बात तो क्वेश्चन हो नहीं सकता, दूसरा रेंट मिला है घर नहीं है, तो इसके हिसाब से नहीं जाएगा। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सर ये था हमारा एरियर ऑफ रेंट या फिर अनरियलाइज रेंट। पहले बताइए ये समझ में आ गया दोनों? बड़ा बेसिक सा सिंपल सा बात बोलूं ना, अनरियलाइज रेंट मिलेगा ऐड कर दीजिए 30% माइनस करके, एरियर ऑफ रेंट मिलेगा ऐड कर दीजिए 30% माइनस करके। और कुछ इसमें इतना बड़ा लंबा चौड़ा कहानी नहीं है, बस सिंपल सी बात है। इसके ऊपर थ्योरी आता है कि अनरियलाइज और एरियर ऑफ रेंट को एक्सप्लेन करी, तो जितनी बातें मैंने आपसे करी है वही बातें आपको लिखना होगा, और वही आपके सैंपल पेपर 10 ईयर जहां भी देखोगे बुक्स में यही बातें लिखी हुई है। यहां तक क्लियर है आपको सारा? तो अब सवाल पे आ जाते हैं बैक। सर इस सवाल में ऐसी कुछ बातें बोली गई थी, तो सवाल पे आ जाते हैं। इस सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं एक बार हम। सर सवाल में क्या कहता है, दोबारा पढ़ते हैं पूरा। पहले तो हमने पढ़ा ही था, फॉर्मेट बना लिया, इसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल है तो हम शुरू से पढ़ लेते हैं। कहता है क्वेश्चन में, हाँ, इसके पास 2 घर है और पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 2021-2011 रेगुलर में आया हुआ है। ये फर्स्ट हाउस का बताता है, यानी हम H1 कर लेते हैं और H2 कर लेते हैं। MB, फर्स्ट हाउस का MB बोलता है सर 24,000 है, एंड स्टैंडर्ड रेंट 30,000 है। सर FR बताया नहीं तो अभी देख लेंगे, और SR कहता है कितना है, 30,000 है।
इट हैज लेट आउट 3,000 पर मंथ, ही मेड द फॉलोइंग पेमेंट। इसने 3,000 रुपए के महीने पे किराए पे दिया हुआ है, 3,000 रुपए महीने के किराए पे घर को दे दिया है। म्युनिसिपल टैक्स 6,000 रुपए, तो सर म्युनिसिपल टैक्स हमारा अलाउड होगा, इस पे मैं, रिपेयर किसी काम का नहीं, लैंड रेवेन्यू किसी काम का नहीं, लीगल एक्सपेंस किसी काम का नहीं, हाउस वेकेटेड के लिए किसी काम का नहीं, आपका एनुअल चार्ज किसी काम का नहीं। दिस हाउस रिमेन वेकेंट फॉर 2 मंथ, और ये घर 2 महीने वेकेंट रहा, और 9,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डिफॉल्टी टेनेंट। सर 2 महीने तो खाली भी रहा और 9,000 मिले भी नहीं। सर 2,000 नहीं मिले हम तभी मानेंगे जब आप रूल नंबर 4 को कंप्लीट कर दो। तो आगे क्वेश्चन में खुद कहता है द टेनेंट हैज द वेकेटेड हाउस, द कंडीशन ऑफ रूल नंबर 4 सेटिस्फाइड। यानी टेनेंट ने उस घर को खाली भी करवाया, रूल नंबर 4 सेटिस्फाई कराया। इसका मतलब ये सच बोल रहा है, 9,000 रुपए इसको नहीं मिले होंगे। इसका मतलब सर स्टैंडर्ड रेंट एफआर तो है नहीं, तो इन दोनों में से क्या लेते हैं, हायर, जो यही आता फिर क्या लेते हैं, लोअर। तो आपको पता चल गया सर ईआर क्या होगा, 24। ईआर क्या होगा, 24। हम इसके आगे की कहानी लेके चलते हैं। सेकेंड हाउस म्युनिसिपल वैल्यू 40,000। सर यूज बाय द आर ऑन रेजिडेंस ही पेड 200 रुपए। सर कोई मतलब नहीं है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्स। क्या मिलेगा इसको म्युनिसिपल टैक्स बेनिफिट के लिए, ध्यान दीजिए, ये घर सेकंड किसके लिए है, अपने लिए। म्युनिसिपल टैक्स पेड करोगे तो सर नहीं मिलने वाला। ही ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। सर इसका बेनिफिट मिलेगा, द लोन वॉज टेकन रीपे अनदर लोन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। क्या बेनिफिट मिलेगा, इसने ब्याज पे किया 20,000, लेकिन जो लोन लिया था ना वो लोन घर बनाने के लिए भी नहीं लिया, इसने लोन घर खरीदने के लिए नहीं लिया, पहले कभी लोन ले रखा था घर बनाने के लिए, उसको रीपेमेंट करने के लिए नया लोन इसने ले लिया। क्या इस इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, यस मिलेगा। मैंने कहा था ना कि अगर आप कोई भी लोन लो, या तो पुराने लोन को आप रीपे करने के लिए ले लो, तब भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। समझे बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझो आप। लोन वाले पॉइंट में मैंने ये पॉइंट लिखवाया था, नोट में भी लिखवाया था, इन केस एनी एडिशन लोन टेकन करोगे रीपेमेंट के लिए तो उसका बेनिफिट आपको 24B में मिलने वाला है, चेक कर लीजिए आप। तो सर बेनिफिट मिल जाएगा। सर किराया 3,000 है, बात करते हैं 3,000 किराया है, तो 3,000 के हिसाब से 12 महीने का कितना होना चाहिए सर, 36,000, जिसमें माइनस कर दो सर कितना, 2 महीने वेकेंट, तो 3,000 इंटू में 2 यानी 6,000 वेकेंट, जिसमें माइनस कर दो सर अनरियलाइज रेंट, दैट इज 9,000, तो कितने बचे सर 21,000। तो हमारा जो एक्चुअल ARRR होगा दैट इज 21,000 रुपए। चले यहां देखिए, बच्चों ने निकाल भी दिया IHP 9500 रुपए, बाद में देखते हैं, अभी कर लेंगे इसको भी वेरीफाई। यहां तक देखिए किसी को कोई डाउट, क्लियर है यहां तक। अब मुझे बताइए इन दोनों में से हायर या लोअर, वैकेंसी का केस है अनरियलाइज का केस है, तो सर एक बार मन में पूरे साल का कैलकुलेट कर लीजिए। अगर पूरे साल किराए पे होता तो सर 36 बनता, और यानी किराएदार झूठ तो भैया उसके हिसाब से दे देते हैं, लोअर वाला यहाँ कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो GAB आ जाएगा सर हमारा 21,000, और सर इसमें से माइनस कर देंगे MT जो कि सवाल में गिवन है, और सवाल में गिवन है 6,000। और सर अब NAV डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं मैं, NAV क्या आएगा इसका 0, और इसका आ जाएगा हमारा 15,000। नाउ इसके अंदर से लेस कर देंगे हम 24A, दैट इज कितने %, और नाउ माइनस कर देंगे 24B इंटरेस्ट, जो कि इसके लिए था 20,000, इसके लिए नहीं था, हाउस नंबर 2 के लिए था। वैसे स्पेसिफाइड नहीं है, तो हमारे हाउस नंबर 2 से डिटेल है तो इसी के लिए है। तो 15% इसका आ जाएगा 500। अब टैक्सेबल आ गया हमारा, इसका माइनस का 20,000, और इस वाले का आ जाएगा 15 में से माइनस करोगे तो 10,500। अगर मेरे से सवाल पूछ ले कि IHP बताइए,
तो IHP आ जाएगा 20,000 में से ये माइनस कर दोगे तो 9500 रुपये नेगेटिव का IHP आ जाएगा। मैंने नोट्स के अंदर 10 ईयर के अंदर सॉल्यूशन में विद फॉर्मेट दे रखा है, तो आपको एग्जाम में वही फॉर्मेट फॉलो करना है। यहाँ पे तो देखो सवाल करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो आपको इजीली फटाफट होता जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में सवाल कर ले तो बेटर है। समझ में आए? आगे हम कर देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस नंबर 1 से हमारा 10,500 का इनकम माइनस कर देंगे हाउस नंबर 2 से लॉस। समझ में आई बात आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले आगे, चलिए सर।